जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। दर्शकों नमस्कार। ये बहुत ही अति गर्व का विषय है कि मानव ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत विकास किया है, लेकिन ये तथ्य भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस इतने विकसित युग में और वैज्ञानिक युग के विकास के होते हुए भी हमारे पे जो शिकार हुए हैं, ऐसे घातक रोग हुए हैं जो पहले हमें नहीं उनका शिकार होना पड़ता था। जैसे लेते हम कैंसर ही लेते हैं, तो कैंसर आज एक बहुत ही घातक रोग बन गया है और इसका इलाज तो वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत प्रतीक्षा है कि पूरा इसका हमारे पास उपचार नहीं आया है। कैंसर कितना घातक हो गया कि मृत्यु के सिवाय, मौत के मुख में जाने से सिवाय कोई हमें दूसरा रास्ता नहीं मिलता है जब ये अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है। तो ये क्यों होता है, ये कैसे आता है ये रोग, ये इसका क्या कारण है, तो इसी पे जानकारी देंगे आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर जी। आपने डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने कैंसर के रोगियों पे और कैंसर के उपचार में बहुत ही अद्भुत तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से कर रहे हैं। तो ये जो कैंसर रोग है ये क्यों पनपता है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? जो कैंसर है इसका एक कारण नहीं है, ये बेसिकली इसमें काफी थ्योरीज दी गई हैं जी। तो इसमें जेनेटिक्स को, वायरस को, या इस तरह से डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं कि ये वायरस के कारण होता है, या पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई हो जी जी। या फिर कोई सेल ऐसा है जो उसकी नॉर्मल ग्रोथ है उससे ज्यादा होना शुरू हो जाए जी जी। लेकिन जो एक बीच में बहुत ज्यादा थ्योरीज आई हैं वो आई है कि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं जी जी, वो उनको ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं होती, वो एनारोब्स होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब हमारी बॉडी में हमारी ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है तो एक ये भी मेजर कारण माना गया है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये जो है रोग होता है। और इसमें 1931 में वान बर्ग ने ये वाली थ्योरी प्रेजेंट की थी। इसके अलावा जो जेनेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जो म्यूटेशंस हैं, वो किस कारण से होती हैं? रेडिएशंस की वजह से हो सकती हैं, वायरस की वजह से हो जाती हैं, जो डीएनए, जो हमारा बेसिकली हमारी शरीर का जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो डीएनए की वजह से होता है। तो अगर डीएनए में उसका कोई न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड ठीक से नहीं जुड़ता, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ कैंसर। इस तरह से इम्यूनिटी इस पर फैक्टर पार्ट प्ले करते हैं कि अगर आप टोबैको ले रहे हो, चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हो, या आपका ऑक्यूपेशनल कोई हैजर्ड है कि आप रेडिएशन में काम कर रहे हो, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इस पे ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं। जी जी। मुख्य तौर पे अगर इन कारणों को वर्गीकृत किए जाए तो 3 इनके वर्गीकरण हो सकते हैं, जैसे बाहरी कारण भी हैं, आंतरिक कारण भी हैं और जेनेटिक्स कारण भी है। जी, बाहरी कारणों में पोल्यूशन भी, इसमें प्रदूषण भी आता है। पोल्यूशन में भी, जो मैं रेडिएशन की बात कर रही हूँ, जो पोल्यूशन में भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रेट्स के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हमारे अंदर जाकर यही सारा एज कार्सिनोजेंस एक्ट करते हैं। और कार्सिनोजेंस मतलब जो अंदर जाके कार्सिनोमा की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। जी, जी। तो इसमें यह समझने की बात है कि जब हमें कैंसर होता है, इसमें ये
बहुत लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कि आज ही हुआ और आज ही हमारा जो लक्षण हमारे सामने हो गए। ऐसे कारण है जिनसे अगर हम वो गलतियां ना करें तो हम बच सकते हैं। बिल्कुल, जैसे स्मोकिंग है जी, शराब है जी, पीना है जी, और इसमें जो मिठाइयां हैं, मिठाइयों के जो चीनी होती है, इसके बारे में कैंसर का कितना? हाँ, ये जो इनकी रिफाइनिंग होती है उसमें सल्फर जो होता है, वो जो सल्फर है वो एज कार्सिनोजन एक्ट करता है। तो इसलिए, और जो मैदा है, मैदा जो हम करें कि वाइट्स अपना, आजकल बड़े ज्यादा इस तरह से डाइट प्रोग्राम्स में आ रहा है कि वाइट्स को हटाइए, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो पाम ऑयल बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ट्रांस फैट्स, ये भी घातक है, ये भी घातक है। ये हार्ट डिजीजेस में तो है ही, ये अंदर जाके जो है कार्सिनोजन की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है हमारी कार्सिनोजेनेसिस की, उसमें इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन, इन्वेजन और मेटास्टेसिस होता है। तो यानी कि जो प्रोग्रेशन स्टेज है उसमें आकर हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है। उसके बाद जो सिंगल सेल या 2 सेल पे जब काम हो रहा होता है, तब किसी को पता नहीं चल सकता कि अंदर कैंसर ग्रोथ होने शुरू का दुष्प्रभाव है। बिल्कुल, और यहां पर आके आयुर्वेद का काम है, जो बेसिकली कैंसर को हम क्लिनिकल एस्पेक्ट और प्री क्लिनिकल एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो ये सारा प्री क्लिनिकल एस्पेक्ट है कैंसर ग्राफ का, उसमें आयुर्वेद का रोल है। आयुर्वेद की पद्धति यही है ना कि रोगों को पनपने ही ना दिया जाए। अगर आपके रोग के लक्षण नहीं भी दिखाई देते तो उसके लिए भी आप परहेज कीजिए, एहतियात बरतिए और उसका इलाज करिए कि रोग आपको पनपे। बिल्कुल, जैसे मतलब इसका सिंपल उत्तर है कि जो हमारी अपनी आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, रात में नहीं सोना है, जैसे आप कह रहे हैं कि वात की वृद्धि हो जाती है रात को जागने से। अभी तो अगर देखा जाए तो जो रात को कंप्यूटर्स पे जो काम हो रहा है या कोविड में है, तो हमारी बॉडी क्लॉक बिल्कुल उल्टी हुई है। ठीक है, ये जो सारे कारण हैं, ये जाके ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसमें कि कैंसर एक मेन है, ये इनके उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों शोध में जो जितने किए हैं, और काफी वैज्ञानिकों ने शोध में बताया है कि चीनी जो मीठा हम खा रहे हैं, ये बहुत घातक है कैंसर के लिए। जी, मैंने वही आपको बताया कि ये बेसिकली कार्सिनोजन की तरह अंदर काम करता है, बहुत घातक है। ये जाके जो कार्सिनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है। इनिशिएट करके जो हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, जो प्रॉपरली हमारा जो नॉर्मल वो है, उसमें जाके हिंड्रेंस क्रिएट करके जो सेल्स हैं नॉर्मल नहीं ग्रो हो पाते हैं और वो फिर एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हैं। जो वाइट चीनी है इसका कम से कम सेवन करना चाहिए। बिल्कुल, जो मिठाइयां देख के ललचाना नहीं चाहिए। हाँ, और इसके साथ साथ चीनी के साथ साथ जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, हाँ। जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें पैराबेन, प्रोपाइल, ये सब चीजें, अल्कोहल्स, ये सारे कार्सिनोजेंस हैं जो हम बड़े मजे से लगा रहे हैं, फेस पर भी लगा रहे हैं, और जो हम खा भी रहे हैं, जो ब्रेड हम डेली खाते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट होता है, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कार्सिनोजन। केचप्स में जितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो एसिड स्टेबिलाइजर्स हैं, जो ये दीज आर ऑल ये कार्सिनोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और आगे इसको प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। जी। अब ये जो कैंसर सेल जिसे कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने शोध में बताया है कि ये 10 से 20 वर्ष लगते हैं एक नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बनने में। कि इतनी देर पता नहीं, 20 वर्ष का वो जो बखवा होता है अवधि बहुत बड़ी होती है जी। तो तब तक ये विकसित होते होते जब 20 वर्ष हो जाए तो उसके बाद ये उभर के आते हैं। तो इसका दूसरा जो एक तो हो गया ये बाहरी कारण, आंतरिक कारण जैसे स्ट्रेस है, मोटापा है, ये भी इसके कारण बन सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इसको 20 साल लग जाते हैं। 1979 में जॉनसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इसकी पूरी प्रोसेस का एक ग्राफ बनाया था। तो उन्होंने कहा था कि ये एक डॉट से शुरू होता है फ्रॉम नेसेंट स्टेज, फ्रॉम फर्स्ट ईयर, और उसके बाद 10 साल तक वो प्री क्लिनिकल ही रहता है, कोई पता नहीं चलता, किसी भी चीज से आप डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 10 इयर्स आप डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि आपको कैंसर है। अब ये बहुत, अब कैंसर का, क्योंकि ये असाध्य रोग है, आयुर्वेद में भी इसको असाध्य कहा गया है, ठीक है, असाध्य रोग है, तो प्रिवेंशन ही हमारे पास एक चारा रह जाता है, परहेज। तो
अब आपको परहेज कैसे करेंगे, या फिर उसकी अर्ली ट्रीटमेंट, जल्दी उसकी चिकित्सा हो जाए, वो तभी होगा जब हमें पता चल जाएगा। तो जो हमारा पेशेंट जब तक डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक वो इन्वेजन और मेटास्टेटिक स्टेज पर होता है कि उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वो असाध्य रोग बन जाता है। तो इसमें अगर हम अपना थोड़ा सा ध्यान दें कि कोई हमारे पास, हमें कोई ऐसा अल्सर तो नहीं है जो बहुत टाइम से हील नहीं हो रहा, या कोई हमारी बॉडी में कोई ऐसी स्वेलिंग तो नहीं है जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, या फिर हमें ऐसा बुखार रह रहा है, सुबह शाम लगता है कि फैटीग हो रहा है, लेथार्जी हो रही है, हम ठीक नहीं फील कर रहे, थकान सी महसूस होती है, और साथ में 9900 हमें फीवर रहता है, 9900, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके साथ होर्सनेस ऑफ वॉइस, आपकी आवाज भारी हो रही है, या फिर आपको ऐसी खांसी है, या आपकी जितनी भी ओपनिंग्स हैं बॉडी की, नेचुरल ओपनिंग्स, उसमें से कोई डिस्चार्ज या ब्लड आ रहा है, या आपको इंडाइजेशन है, डायरिया ऐसा लग रहा है जिसमें स्टूल्स में भी ब्लड आ रहा है और डायरिया ठीक नहीं हो रहा। इंडाइजेशन भी इसका लक्षण है? इंडाइजेशन बिल्कुल इसका लक्षण है। और वेट आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कि आपको पता नहीं चल रहा मैं क्यों कमजोर हो रहा हूं, और वो आपको कोई कारण नहीं पता, लेकिन आप कमजोर होते जा रहे हैं। वेट गेन नहीं, वेट जब लॉस हो तो बेसिकली मेरे पास 2-3 पेशेंट्स ऐसे आए जो कि उनको अर्श था, वो मेरे पास पाइल्स लेकर आए। जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो वही उनका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस था। जब मैंने उनका पाइल मास बायोप्सी के लिए भेजा तो वो एनल कैंसर के पेशेंट थे। तो बेसिकली अब अगर वो उस समय नहीं हो पाता, या वो पहले ही इस चीज को अपने डॉक्टर को बता देता, तो आई थिंक उसके जो डायग्नोसिस था वो पहले ही हो जाता। ये एक चीज है। और कोई बर्थ मार्क, जो कि आपका बर्थ मार्क है और उसमें कुछ चेंज हो रहा है, कुछ सालों तक तो वो ऐसे ही, बचपन से ऐसे ही था, लेकिन उसमें कुछ चेंज आना शुरू हो गई है, तो आपको बहुत विजिल रहना चाहिए और इसको ले जाके बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप देखो, कैंसर रोगियों के लिए एलोपैथी में जो इलाज है ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा सामान्य है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ऐसे आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज कैंसर के पेशेंट के देते हैं? मैंने जैसे कहा कि असाध्य रोग है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में एक चीज कही गई है, प्रयोग शमेद व्याधिम यो अन्यम अन्यम उद्वीदियेत नासो विशुद्ध विशुद्ध शमेद ना कोपेत। यानी कि प्योर ट्रीटमेंट वो है जो एक व्याधि को तो ठीक करे पर दूसरी को उत्पन्न ना करे। जो व्याधि, जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी एक डिजीज को ठीक करके दूसरे को उत्पन्न करती है, दैट इज नॉट ए प्योर ट्रीटमेंट, वो इम्प्योर ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली अब यहाँ पर है कैंसर जो ट्रीटमेंट, हम सर्जरी वगैरह वो कर रहे हैं, इसको नहीं नकारा जा सकता। बहुत से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज बहुत बार करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ से। तो बेसिकली आयुर्वेद कहता है एड years to life, don't add years to life but life to years। जो आप जियो वो अच्छा जियो, और अपने सिर्फ बेड पर लेट कर अपना जीवन ना व्यतीत करो। बेसिकली हमारे पास और भी प्रश्न थे डॉक्टर साहब, जैसे हर्बल काढ़ा था आपके पास, फिर 9 प्लांट ड्राइव्ड जो कंपाउंड होते हैं इसके लिए, लेकिन अभी जो स्टूडियो की घड़ी की सुइयां हैं वो हमें ज़्यादा अनुमति नहीं दे रही हैं कि हम और ज़्यादा चर्चा करें। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं भी आभारी हूँ।